Hello student, welcome to my class. This is Sakshi. The last topic we had discussed that was about the Manrega. Now the next topic is what is organized sector and unorganized sectors. Firstly, we will discuss what is organized sector. Organized sectors covers those enterprises or the places where the terms of the employment are regular. टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट की क्या शर्तें होती हैं उन्हीं को हम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में. अश्योर्ड वर्क. आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है, दो लोगों की स्टोरी दी हुई है. वन पर्सन वाज एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. So go and read that story, then you will understand better. Second is registered by government. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी प्लेसेस आते हैं, एंटरप्राइजेस आते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है. फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाई हैं जिनको उन्हें इन सारे एंटरप्राइजेस को फॉलो करना होता है. उन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज में कौन कौन से कुछ हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया. दैट इज़ फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट. मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब कि एक मिनिमम वेज डिसाइड किया गया है और वही आपको फॉलो करना है और अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है. पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट. बहुत सारे ऐसे इंटरप्राइजेस हैं जो ग्रेजुएटी भी देते हैं. जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर मैं आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद एम्प्लॉयज़ को ग्रेजुएटी भी देने लगते हैं. मतलब ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपको ग्रेजुएटी देना ही देना है आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर 6 ईयर्स. मोस्टली कंपनीज में आफ्टर 5 ईयर्स ग्रेजुएटी के लिए आप इनरोल हो जाते हो एज एन एम्प्लॉय. शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. ये सारे जितने भी एक्ट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी इंटरप्राइजेज होते हैं उनको फॉलो करना होता है. ठीक है. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, फिक्स्ड सैलरी होती है. ठीक है. और क्या क्या होता है आगे देखते हैं. देयर विल बी सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स टू फॉर द एम्प्लॉयज टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. That formal process and procedures are related to your joining and till you are in that organization you have to follow that procedures and processes. जैसे क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है जब वो ज्वाइन करता है कंपनी तो उसको ऑफर लेटर दिया जाता है. उस ऑफर लेटर में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए होते हैं. ठीक है. कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी, वो फैसिलिटीज़ सारी उसमें मेंशन होती हैं. ठीक है. क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो आपको फॉलो करने हैं वो सारा कुछ आपके ऑफर लेटर में मेंशन होता है. और वो एक आपका डॉक्यूमेंट भी होता है दैट यू आर एनरोल्ड इन पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एज एन एम्प्लॉय. ठीक है. फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे 10-10 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है. जो फिक्स आवर्स होते हैं उसी में आपको काम करना है. ठीक है. एंड ड्यू टू सम रीज़न इफ़ यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, ओवर टाइम का मतलब कि आप अपने फिक्स आवर से ज़्यादा अगर काम करो तो उसके लिए भी रूल है कि आपको उसके लिए कंपनी आपको पैसे या आपका एम्प्लॉयर आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देगा. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपने संडेज़ को काम कर लिया या सैटरडे आपका ऑफ होता है उस दिन काम कर लिया तो उस दिन का आपको क्या होगा, कुछ अलावेंसेस, कुछ ओवर टाइम एज अ मॉनेटरी बेनिफिट और भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे. दूसरी और क्या फैसिलिटीज़ होती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको भी मिलता है. ठीक है. इंश्योरेंस कवर मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं. हो सकता है कि आपके स्पाउसेस को भी मिले. ठीक है. स्पाउस को भी मिले. स्पाउस को मतलब आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है तो उसको भी मेडिकल बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. और गवर्नमेंट ने क्या रूल्स रेगुलेशन बनाया दैट इफ़ यू आर हैविंग अ ऑर्गेनाइजेशन देन एज एन एम्प्लॉयर यू हैव टू प्रोवाइड द सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू योर एम्प्लॉयज़. सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट. जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए क्योंकि विमेन भी काम करती हैं वहाँ पे तो इसलिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए. गवर्नमेंट सेक्टर पेंशन. गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको एज एन पेंशन आपको हर महीने पेंशन मिलेगी. ठीक है. वो कितनी मिलेगी ये हर सेक्टर का अलग अलग डिसाइडेड होता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग एक क्राइटेरिया है पेंशन का. ठीक है. तो क्या होता है कि आपका रिटायर होने के बाद भी आपको आपकी एक फिक्स इनकम आती रहती है एज अ पेंशन. ठीक है. जनरली पेंशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है. ठीक है. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पेंशन नहीं मिलता है. ठीक है.
एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कौन कौन से ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स, जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट टीचर की जॉब हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है तो उसकी जॉब हो गई, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर आप एज अ लीडर चूज हो गए तो 5 ईयर्स तक आपको आपकी पोजीशन से कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। एमएनसीज हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, these are private organizations, but there are some rules and regulations set by the government which the MNCs have to follow. गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस जितने भी टीचर्स होते हैं या स्टाफ होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में भी, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें क्या है, रिफाइंड है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, जहाँ पर लोगों को जो है एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Unorganized sector is small and scattered units, ठीक है। बहुत छोटी इस सेक्टर में क्या है, बहुत छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। आउटसाइड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, आउटसाइड लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट आप कह सकते हो। ऐसा नहीं कि टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड वे में है, ठीक है। Rules and regulations are not followed. There are some rules and regulations, but people who are in organized sector, they don't follow the rule and regulations because government का उतना उन पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लो पेड जॉब्स होती हैं, बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। नॉट रेगुलर जॉब्स, नो रेगुलर जॉब्स भी नहीं होती हैं, ठीक है। हो सकता है कल को आपको बोल दिया जाए कि कल से काम पे मत आना। इसका एक एग्जांपल ये भी कि जो शॉप्स में लेबर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उनका कोई कुछ भी फिक्स नहीं होता। उनको नेक्स्ट से मालिक जो होते हैं या एम्प्लॉयर जो होते हैं वो ये भी कह सकते हैं कि आप कल से मत आइएगा, ठीक है, वॉट एवर मे बी द रीज़न। नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव ड्यू टू द सिकनेस एक्सेट्रा। कोई प्रोविजन नहीं, कोई प्रावधान नहीं है कि ओवर टाइम आप करोगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा। कोई पेड लीव मिलेगी, पेड लीव को मतलब अगर आप किसी दिन की लीव लेते हो तो आपको उस दिन का पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी उस दिन की, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, लेबर वर्क इन बिग शॉप्स, प्राइवेट स्कूल टीचर, पीपल वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स, प्लांटेशन वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स, रिक्शा पुलिंग, जो रिक्शा पुलिंग करते हैं। होटल मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैनेजर्स हैं या वेटर से काम करते हैं, उनकी भी कोई फिक्स जॉब नहीं होती है, ठीक है। उनको कभी भी बोला जा सकता है, दे मे आस्क टू लीव द जॉब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी फॉर्मल रीज़न, ठीक है। फार्मिंग में जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं उनकी भी कोई फिक्स जॉब नहीं होती, हो सकता है सीजनल उनको जॉब दी जाए और जब सीज़न ख़त्म हो या वर्क एक्टिविटी पूरी हो जाए तो उनको उस जॉब से निकाल दिया जाए, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ने के बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, बट अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच नीड्स टू बी चेंज, ठीक है, जिसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन सिक्योर दी workers or the people who are working in unorganized sector. Now the next topic is how to protect workers in the unorganized sector. How can we can protect the workers who are doing job in unorganized sector. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, क्या चैलेंज है, चैलेंजेस ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कौन शिफ्ट हो जाता है? एम्प्लॉयर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। सो दे थिंक दैट वी शुड गो टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमें क्या होगा, रूल रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर नीड फॉर प्रोटेक्शन। जिन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। अब उनको हम प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं, क्या सजेशंस, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती हैं? तो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अर्बन एरिया में भी है, रूरल एरिया में भी है, ठीक है। तो आई हैव डिवाइडेड बोथ दी सोल्यूशंस कि रूरल एरिया में हम क्या कर सकते हैं और अर्बन एरिया में हम कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। रूरल एरिया में क्या है, लैंडलेस लेबरर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, शेयर क्रॉपर्स हैं, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? जिनके पास खुद
खुद का खेत नहीं होता, वो दूसरे के खेत में काम करते हैं और जो भी प्रोडक्शन होता है उसका एक पार्ट वो ले लेते हैं, उन्हीं को शेयर क्रॉपर्स बोलते हैं। ठीक है। आर्टिसंस, टाइमली, आर्टिसंस कौन हो गए? जो गांव में छोटे मोटे गोल्ड स्मिथ होते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं, वो आर्टिसंस होते हैं। टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फार्मर्स है उनको हम टाइमली डिलीवर कर सकते हैं सीड्स को। ठीक है। प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स, चीप क्रेडिट, क्या हमने पढ़ा था कि फार्मर्स जो हैं वो बड़े फार्मर्स से या मनी लेंडर से क्रेडिट पैसा लोन पे लेते हैं और उसके मतलब उसके बदले में वो साथ में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है। तो अगर उन्हें चीप क्रेडिट मिल जाए बैंक से, ठीक है, रूरल बैंक से, तो क्या होगा कि उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्टोरेज फैसिलिटी अगर मिल जाए, कोल्ड स्टोरेज, अगर गवर्नमेंट उनको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे एक चीप रेट पे, ठीक है, एक सब्सिडाइज रेट पे। मार्केटिंग आउटलेट्स प्रोवाइड कर दे। मार्केटिंग आउटलेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उनको एक प्लेस प्रोवाइड कर दे जहाँ पर वो जाकर अपना जो है प्रोडक्शन को, जो भी उनका प्रोड्यूस है उसको इजीली वो सेल कर पाएँ। ठीक है। तो ऐसे जैसे मंडी हो गई, ठीक है, मंडी में जाके जहाँ पर वो अपने फूड ग्रेन्स को या वेजिटेबल्स अगर वो प्रोडक्शन करें तो वो जाके वो सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से तो हम रूरल एरिया में सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो अपना नहीं कर सकती, बट दीज आर सम ऑफ दी suggestions through which they can, so these are the some measures through which the rural area workers in unorganized sector can be protected or can be supported। ठीक है। अर्बन एरिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर्कर, कौन कौन आते हैं अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और जहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट पे जो वेंडर्स होते हैं सामान बेचते हैं। रैक पिकर्स, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं ये अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है। टारगेट प्रोटेक्शन, टारगेट प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि हम उन्हें टारगेटेड प्रोटेक्शन उनको देने की ज़रूरत है। टारगेटेड का मतलब कि कुछ जो ऐसे तबके के लोग हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हम पहले उनको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उनको एक सर्टेन लेवल तक उनको क्या करें, प्रोटेक्शन दें। स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। एमपी में, मध्य प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए थे जिसमें क्या गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को एक कार्ड इशू किया था जिसके थ्रू वो आराम से जो अपने बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं जैसे फूड वगैरह हो गया, ठीक है, वो इजीली, राशन का सामान हो गया, वो इजीली परचेज कर सकते थे बहुत सब्सिडाइज रेट पे। ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको बीपीएल कार्ड इशू कर रखे जिसके थ्रू वो अनाज जो है बहुत मतलब जो भी इनके आउटलेट्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के वहाँ पे बहुत कम दाम पे, जैसे 2 रुपीज़ के पर केजी वीट खरीद सकते हैं। तो आपको क्या लगता है 2 रुपीज़ का कोई वीट प्रोडक्शन होता है? नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको एक 20 रुपये में सपोज खरीदा और उसको 2 रुपये में अपने जो बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनको सेल कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट दे कैन सपोर्ट दीज काइंड ऑफ फैमिलीज और वो हंगर से, ठीक है, हंगर से ना मर जाए, इसलिए गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स चलाती है। ठीक है। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है। तो दीज आर दी वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट सपोर्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। अब आपके लिए एक टास्क है, आप अपने दिमाग में सोचिए कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनको और गवर्नमेंट क्या ऐसी स्कीम्स चला सकती है या क्या ऐसे स्टेप्स ले सकती है फर्दर इन फ्यूचर जिससे ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है या फिर उनके जो एम्प्लॉयमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है कि उनको जो सैलरी दी जा रही है या वेजेस दिए जा रहे हैं उनको एक अच्छा वेजेस मिले। ठीक है। ऐसे उनको अचानक से नौकरी से ना निकाल दिया जाए। ऐसी क्या चीज़ें हैं ये आप मुझे सोचकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।